स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन की ये जो नई वाली सिलेबस, नई वाली जो बुक है, उसकी अभ्यास प्रश्नावली 1.2 के सभी सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। हर एक सवाल आपको एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है। आइए जल्दी से आज के इस वीडियो सेशन की करते हैं शुरुआत। तो आज के इस वीडियो सेशन का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वह कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित, आपको यह बताना है। देखिए, नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, परिमित यानी कि जिसकी कुछ सीमाएं हैं, यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम परिमित कहेंगे। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। और ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या अनगिनत हो, गिना न जा सके, उसे हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट जो है कहता है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो अगर हम वर्ष के महीनों का समुच्चय बनाएं तो वर्ष के महीनों का समुच्चय जनवरी, वर्ष के महीनों का समुच्चय अगर हम बनाए तो फरवरी, फरवरी के बाद क्या आता है आपका मार्च, मार्च के बाद क्या आता है आपका अप्रैल, मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है मई, और मई के बाद क्या आता है आपका जून, जून के बाद क्या आता है जुलाई, और जुलाई के बाद क्या आता है आपका अगस्त, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, फिर क्या आता है आपका सितंबर, सितंबर, फिर आपका क्या आता है आपका नवंबर, फिर आपका क्या आता है दिसंबर, फिर आपका क्या आता है दिसंबर। तो इस प्रकार से वर्ष के जो महीने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा छूटा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यहां पे एक क्या छूट गया है आपका? अक्टूबर छूट गया है। तो 1 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो वर्ष के 12 महीने हैं इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। तो यह एक कैसा समुच्चय है? यह एक कैसा समुच्चय है? यह एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। कैसा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। इस चीज का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में जो आपका कहता है कि x such that x belongs to n, यानी कि यह कंडीशन आपको ऐसा दे रहा है कि x such that x जो है वह किससे बिलोंग्स करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। और यह कह रहा है x एक अभाज्य संख्या है। जहां x कैसा संख्या है? x एक अभाज्य संख्या है। x कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है। x एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब इस समुच्चय को अगर आप लिखो, इस समुच्चय को लिखो तो सबसे पहली चीज कि x क्या है? अभाज्य संख्या है। दूसरी बात क्या है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन है? एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, और दो क्या है बताइए? दो अभाज्य संख्या है। दो एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, यानी यह सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी दुनिया की कोई भी सम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 है आपका और 3 है आपका, और कौन सा है आपका? अभाज्य संख्या जिसे काटा न जा सके, जिसे काटा न जा सके। जैसे जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 हों, या तो वह संख्या 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। जैसे 3 के केवल 2 ही गुणनखंड हैं, या तो 1 से कटेगी या तो 3 से कटेगी। अगर हम ले ले 5 तो 5 आपकी या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। और ले ले अगर मैं यहां पे 9 ले लेता हूं तो 9 को अगर देखा जाए तो 9 1 से भी कटेगा, 9 3 से भी कटेगा, और 9 से कटेगा। किससे कटेगा? 9 से कटेगा। तो यहां पर इसके देखिए 3 गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी कि केवल वह 1 से या स्वयं से कटे, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 3 आपकी एक अभाज्य संख्या है, 5 आपकी एक अभाज्य संख्या है, और 5 के बाद 7 आपकी एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 7 के बाद 11 आपकी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 13 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 17 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 19 कैसी है? अभाज्य संख्या है। 19 के बाद 20 भाज्य हो जाएगा, 21 भाज्य हो जाएगा, 22 भाज्य हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। 23 के बाद कौन सी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये अनंत तक चलता चला जाएगा।
अनंत तक चलता चला जाएगा। अब लोग गिनो इसके अवयवों को, किसी भी इसके अवयवों को अगर हम गिनना चाहें तो इसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं, इसके अवयवों को गिन हम नहीं सकते हैं। तो यह एक कैसा समुच्चय हो जाएगा, यह एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। कैसा समुच्चय हो जाएगा, यह एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अगले क्रम में इसके पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं तो पार्ट नंबर 3 जो है कहता है x such that x belongs to n। क्या कह रहा है यह कह रहा है पार्ट नंबर 3 x such that x, और x किससे बिलोंग्स करता है n से, और जहां पर जो x है एक विषम संख्या है। x कैसी संख्या है, x एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, x एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अगर इसका हम समुच्चय बनाएं, इसको अगर हम समुच्चय के रूप में बनाएं तो x हमें नेचुरल नंबर लेना है, और दूसरा कैसा है, विषम। तो विषम आपका 1 है, विषम आपका कौन सा है, विषम आपका 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, यानी कि जो 2 से ना कटे, जो 2 से न कटे उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो 5 है, 7 है, और आपका 9 है, 11 है, 13 है, और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 19 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा। ये सारी संख्या 2 से नहीं कटती हैं। ऐसे ही ये सारी संख्या कहां तक चलती जाएंगी, अनंत तक चलती जाएंगी। और जब इसको हम गिनने जाएंगे ना तो कोई भी इस संख्या का अंत है ही नहीं, तो इस संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए यहां पर कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। कौन सा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब आप एकदम सीक्वेंस से लेक्चर्स को देखेंगे ना तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और अगर आप बीच में यहीं पर आ जाएंगे देखने तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि ये समुच्चय क्या चीज है, और इसको सर ने मैथले ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, ये अवयव क्या होता है, ये परिमित समुच्चय क्या होता है, ये अपरिमित समुच्चय क्या होता है। बहुत सारी कंफ्यूजन आपके मन में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस क्लास के पहले लेक्चर्स को देखा है, इसके पहले वीडियो को देखा है, तो निश्चित तौर पर यह आपका जो सेशन है वह पूरी तरह से हलवा आपका हो जाएगा। अगले क्रम में अगर मैं इसके चौथे पार्ट को बनाऊं तो जो चौथा पार्ट है इसका क्या कहता है, y अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए y अक्ष के समांतर अगर हम रेखाएं बनाएं, y अक्ष के समांतर रेखाएं बनाएं तो सबसे पहले ये देखिए आपका एक क्या है, चतुर्थांश है। एक क्या है, चतुर्थांश है, जिधर ये इसको y अक्ष कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। अब y अक्ष के समांतर यानी इसकी सीध में ऐसी कितनी रेखाएं बताइए खींची जा सकती हैं, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसमें अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो y अक्ष के अगर हम समांतर रेखा खींचें, y अक्ष के समांतर रेखा खींचें तो ये रेखाएं अनंत रेखाएं आएंगी। कैसी रेखाएं आएंगी, अनंत रेखाएं आ जाएंगी, अनंत रेखाएं इसमें आ जाएंगी। और जब अनंत हो, जिसका कोई अंत हो ना हो, जिसे गिना ना जा सके, वहां पर कौन सा समुच्चय होता है, वहां पर कौन सा समुच्चय होता है बच्चों, तो वहां पर होता है आपका अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय होता है बच्चों। कैसा समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। अब उम्मीद करते हैं कि परिमित और अपरिमित आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके हम 5वें पार्ट की बात करें तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 4 के गुणज हैं, उन संख्याओं का समुच्चय बताइए जो कैसे, जो क्या है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 4 के गुणज हैं। बताइए 4 की गुणज कौन कौन सी संख्या है, 4 के पहाड़ा में कौन कौन सी संख्या है। गुणज का मतलब उसका पहाड़ा, उसके गुणा में जो भी आती हूं। तो 4 के गुणज में एक आपका 4 हो जाएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 के बाद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। और जहां अनंत की बात आ जाती है वहां पर कौन सा समुच्चय होता है बच्चों, वहां पर प्यारे बच्चों समुच्चय होता है अपरिमित समुच्चय होता है। कौन सा समुच्चय होता है बच्चों, अपरिमित समुच्चय होता है। उम्मीद करते हैं अब यह बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर छठे पार्ट को देखें तो पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं का समुच्चय बताइए, पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं का समुच्चय जो होगा वह बताइए परिमित होगा कि अपरिमित होगा। यहां पर आपके उत्तर में जरूर दिया हुआ है परिमित, बट निश्चित तौर पर यह उत्तर आपका गलत है, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जो पशु हैं ना वह अनेक प्रकार के पशु हैं, अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारी प्रजातियां आज भी पृथ्वी पर हमारी ऐसी होंगी जिसके बारे में हमें ज्ञात भी नहीं होगा।
तो इस तरह से यह अपरिमित समुच्चय निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगले क्रम में कहता है कि 7वां, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यह पूरा तो आपका अपरिमित ही दिख रहा है, क्योंकि मूल बिंदु देखिए, अगर हम कोई चतुर्थांश इस प्रकार से बनाते हैं, यह आपका क्या होता है चतुर्थांश, ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। यहां पर जो है ना, इसको कहते हैं मूल बिंदु, जिसे हम 0 0 के नाम से जानते हैं, मूल बिंदु 0 0। अब कह रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखिए ये मूल बिंदु रहा, इसमें बना के हम एक वृत्त बना दिए, यहां से 2 वृत्त बना दिए, 3 वृत्त बना दिए, 4 5 6 7 8 9 10, बस घुमाते जाएं इसको केंद्र बिंदु मान करके, तो अनंत वृत्त बन सकते हैं। और जब अनंत की बात आ जाती है तो वहां पे कौन सा समुच्चय होता है प्यारे बच्चों, वहां पे होता है अपरिमित समुच्चय होता है बच्चों। अगले क्रम में कहता है x such that x belongs to n और x minus 1 और x minus 2 is equal to 0, ये बिल्कुल परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगर मैं इसे कहां पे बना दूं, फ्रेम चेक कर लूं जरा, हाँ, तो अगर मैं यहां पे बना दूं, जैसे x माइनस 1 दिया हुआ है, तो ये बराबर अगर 0 हो जाएगा, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसमें मात्र 2 ही अवयव हैं, इस समुच्चय में मात्र 2 अवयव हैं, इसलिए यह आपका, ये जो आपका लास्ट है, यह आपका कौन सा समुच्चय हो जाएगा, यह आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। बाकी सभी इसमें क्या हो जाएंगे, अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आप पहले सवाल को बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो अगले क्रम में अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अगर बच्चों मैं बात करूं अगर आपके रिक्त समुच्चय की, किसकी बात करूं, अगर रिक्त समुच्चय की, तो रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की जो संख्या होती है वह कितने के बराबर होती है, अवयवों की जो संख्या होती है ना वह कितनी होती है, अवयवों की संख्या 0 होती है। ऐसा टर्म, ऐसा कंडीशन, ऐसा शर्त दिया हो प्रश्न में, जिसमें समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या कितनी हो जाए, अवयवों की संख्या 0 हो जाए, तो उस समुच्चय को हम कौन सा समुच्चय कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। अगर हम इसके पहले पार्ट की बात करते हैं, तो जो पहला पार्ट है आपका कहता है कि x such that x एक प्राकृतिक संख्या है। पहले प्रश्न कह रहा है कि x such that x belongs to नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। आगे कहता है कि संख्या है x 5 से क्या है, छोटा है, और साथ ही x जो है, सबसे पहले तो कह रहा है कि x जो है 5 से कैसा है, छोटा है, और दूसरे में कह रहा है कि x जो है वह कैसा है, x जो है वह 6 से, x जो है 6 से क्या है, बड़ा है, x जो है 6 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है। देखिए अब कोई ऐसी संख्या बताइए जो 5 से छोटी हो और 6 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो और 6 से क्या हो, बड़ी हो, ऐसा कोई संख्या है क्या, ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी हो और 6 से बड़ी हो। 5 ऑलरेडी 6 से छोटा है या 6 ऑलरेडी 5 से बड़ा है, तो जो 5 से छोटी संख्या होगी वह 6 से भी छोटी होगी, 6 से बड़ी होने का तो कोई चांस ही नहीं है। और जब ऐसा है तो इसमें जो अवयव होगा ना वह कुछ नहीं होगा, और जब कुछ नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, या तो हम उसको क्या करें, खाली छोड़ दें इस प्रकार से, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। रिक्त समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं, रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं। अब अगर इसके हम दूसरे पार्ट की बात करें, तो इसका दूसरा पार्ट जो है कहता है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। पहली बात इसमें कह रहा है कि 2 से कैसा हो, 2 से भाज्य हो, 2 से क्या हो, भाज्य हो, और दूसरा क्या कह रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्या, विषम
प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या। अब कोई ऐसी विषम संख्या है, जैसे विषम संख्या का मतलब जो 2 से ना कटे, और ये कह रहा है कि 2 से भाज्य यानी कि जो 2 से कट जाए, तो ये तो परिभाषा को ही उल्टा कर दे रहा है। विषम की तो परिभाषा ही है जो 2 से कट जाए, और ये कह रहा 2 से ना कटे, और ये तो कह रहा है कि जो 2 से कट जाए, तो जो 2 से कट जाएगी वह क्या विषम संख्या होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि विषम संख्या की परिभाषा ही यही है कि ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि 9, जैसे कि 13, जैसे कि 11, जैसे कि आगे चल जाए तो 15, 17, 19, 21, 23, 25, इस प्रकार से ये सारी संख्या विषम संख्याएं। तो 2 से कटने वाली कोई संख्या इसमें मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। और जब 2 से कटने वाली संख्या नहीं मिलेगी तो इसमें अवयवों की संख्या बिल्कुल खाली रहेगी। तो यहां पर कौन सा समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। तो यह भी रिक्त समुच्चय है और यह भी एक कैसा है? रिक्त समुच्चय है। अगर इसके पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं तो जो पार्ट नंबर 3 है कहता है x such that x square minus 2। ध्यान से समझिएगा, x सच दैट x स्क्वायर माइनस का 2 बराबर का कितना बोल रहा है? 0। बराबर का कितना बोल रहा है? आपका 0। और x एक परिमेय संख्या है, जहां x क्या कह रहा है? x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2 लिख रहा है, x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है, तो x स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? आपका अंडर रूट का 2। अब बताइए, क्या अंडर रूट का 2 परिमेय संख्या है क्या? यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या वही होती है जो जिसे हम बटे के रूप में लिख सकें, जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और अंडर रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहां भी जो अवयव होंगे ना वह बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो यह भी कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय आपका हो जाएगा। अगले क्रम में इसके पार्ट नंबर, अगर मैं चौथे की बात करूं तो पार्ट नंबर चौथा जो है कहता है x सच दैट x बराबर 4, x सच दैट x बराबर 4, और जहां x जो है एक विषम संख्या है, x स्क्वायर बराबर 4, x एक विषम संख्या है, x एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो x यहां पर विषम संख्या है क्या? आइए चेक करते हैं, x स्क्वायर बराबर 4 या x बराबर 4? x स्क्वायर बराबर 4। तो यदि x स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का 2। x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का 2, या तो 2 कह सकते हैं हम। तो 2 क्या एक विषम संख्या है क्या? 2 एक विषम संख्या है क्या? 2 से तो कट जाता है ना, तो 2 एक विषम संख्या कैसे हो जाएगी? 2 बिल्कुल विषम संख्या नहीं है। तो यहां पर जो आपका इसका उत्तर होगा वह बिल्कुल खाली हो जाएगा, और यह आपका फाई कहलाएगा, यानी रिक्त समुच्चय कहलाएगा। यह आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा। कैसा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो यहां पर 1 2 3 4 जितने भी दिए हुए हैं सभी के सभी कैसे समुच्चय हैं? रिक्त समुच्चय हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 होगा कहता है निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है या नहीं है। एक आपका आता है कौन सा समुच्चय? एक आपका आता है जिसे हम समान समुच्चय कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। ऐसा परिमित समुच्चय, ऐसे 2 परिमित समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो, यानी बराबर हो। तो वह आपका क्या कहलाएगा? a बराबर b कहलाएगा। अब अगर इसके हम फर्स्ट पार्ट को देखें, तीसरे के अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं तो तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट कहता है a के जो अवयव हैं वह क्या है? आपके 1
है, 2 है और कितना है, 3 है। और जो यहाँ b के अवयव हैं, b के अवयव कितने हैं, b के अवयव है 3 2 1, b के अवयव कितने हैं, 3 है, 2 है, 1 है। अब इसमें अवयवों की संख्या देखें तो अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। और इसमें अवयवों की संख्या देखें तो इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या समान है, अतः यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो a है वह बराबर है किसके, b है। यानी a और b दोनों कैसे समुच्चय हैं, दोनों समान समुच्चय हैं। अगर इसके हम दूसरे पार्ट की बात करें तो इसका पार्ट नंबर 2 जो है कहता है 2a बराबर लिखा है 2 4 6 8 10। a बराबर कितना लिखा हुआ है, a बराबर लिखा हुआ है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। और जो b बराबर दिया है, b में देखिए कह रहा है क्या, b में क्या कह रहा है कि x एक धन पूर्णांक है और x 10 से छोटा या उससे बराबर, 10 या उससे छोटा 10 या 10 से छोटा या 10 के बराबर एक सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है। तो सम धन पूर्णांक कौन सी हो जाएगा, 10 से छोटा या 10 के बराबर लेना है। तो सम संख्या 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 10 है। इसमें अवयवों की संख्या अगर देखी जाए तो 1 2 3 4 5, अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है। इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है। तो चूंकि अवयवों की संख्या समान है, अतः यहां भी हम ये कह सकते हैं कि जो a है वह बराबर किसके है, b के है। तो इसको भी हम बना सकते हैं ए जो है बराबर है बी के। तो यह भी एक कैसा समुच्चय है, आपका समान समुच्चय है। अगर इसके पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं तो जो पार्ट नंबर 3 है इसमें कहता है कि ए एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है, x such that x संख्या 10 का गुणज है। तो जो समुच्चय a है उसमें देखिए आपका 10 का गुणज कौन है, 10 है। 10 के बाद 20, 10 के पहाड़ में कौन आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है, 60 आता है। लेकिन इसका लिमिट कहीं पे आपको नहीं दे रखा है, इसका लिमिट आपको कहीं पर नहीं दे रखा है। अब अगले क्रम में जो b है, b कहता है इसका कि 10 15 20 25, 10 15 20 25 30। तो ये जो आपका b है ना वह क्या है, आपका 10 है, 10 के बाद 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, 30 के बाद 35 होगा, 35 के बाद 40 होगा। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पर दो चीजें हैं। पहली बात कि यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, यानी इसमें अवयवों की संख्या को हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना है। दूसरा, इसमें एक 15 घुस आया है, एक इसमें 25 घुस आया है, एक इसमें एक 35 घुस आया है, जो कि इसमें नहीं है, समुच्चय ए में नहीं है। तो चूंकि अवयवों की संख्या यहां पर समान नहीं है, अतः यहां हम ये कह सकते हैं कि a does not equal to b, a does not equal to b। तो इस प्रकार से हम थर्ड पार्ट को बना सकते हैं। अगर इसके चौथे पार्ट को हम बनाए तीसरे के, तो कहता है x such that x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। जो आपका समुच्चय ए है वह कितना बोल रहा है, इसमें यह बोल रहा है FOLLOW, FOLLOW। अब यहां पर देखिए जब समुच्चय बनाते हैं ना, जब समुच्चय हम बनाते हैं तो ये आपका इसका एक अक्षर बोल रहा है। तो चूंकि इसका जब समुच्चय हम बनाएंगे तो यह समुच्चय, ध्यान से समझिएगा कि जो लेटर डबल आए हैं, रिपीट हुए हैं, अवयवों की संख्या कभी इसमें रिपीट नहीं होती। तो ये आपका सिंपल सा हो जाएगा FOLW। क्या हो जाएगा, FOLW। अगर हम समुच्चय B की बात करें तो समुच्चय B में यहां पर कितना दिया हुआ है, समुच्चय B में WOLF कितना दिया हुआ है, समुच्चय B दिया हुआ है WOL और F। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें दोनों में, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या 4 है यहां पर। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां भी अवयवों की संख्या कितनी है, 4 है। चूंकि अवयवों की संख्या दोनों में समान है, अतः a जो है बराबर है किसके, b के। a जो है बराबर है b के, यानी a और b समान समुच्चय है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 3 को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आपने समान समुच्चय के बारे में जैसा कि समझा कि अगर a और b आपस में बराबर कब होंगे, a और b जब आपस में क्या बराबर कब होंगे, जब अवयव
अवयव क्या हो, अवयव क्या हो, समान हो, अवयव क्या हो, समान हो, तब जाकर के आपका ए और बी आपस में बराबर होगा। देखिए सेम चीज जो तीसरा में था वही आपके चौथे में भी है। चौथा का पहला जो है कहता है कि 4, 8, 12 और 6, ए बराबर दिया हुआ है, 4 है, 8 है, 12 है और कितना है, 6 है। और जो आपका बी है, बी कितना बोल रहा है, बी आपका बोल रहा है 8 है, 4 है, 16 है और 18 है। 8 है, 4 है, 16 है और कितना है, 18 है। अब इसमें अवयवों की संख्या तो समान है, अवयवों की संख्या तो समान है, लेकिन अवयव क्या समान है क्या, अवयव जब तक समान नहीं होंगे तब तक आपका समान समुच्चय तो कहलाएगा, लेकिन अवयव अगर समान नहीं है तो आपका ए बराबर नहीं है बी के, ए बराबर नहीं है बी के। अब अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर दूसरा कहता है, देखिए पार्ट नंबर दूसरा जो है तीसरे के दूसरे के समान है, एकदम एग्जैक्ट। तो ए बराबर कितना है, यहां पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। और बी में भी जो कह रहा है उसका भी मतलब यही है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो यहां पर आपने देखा कि इसमें जितने अवयव हैं समान इसमें भी अवयव हैं, तो यहां पर आपका ए बराबर बी हो जाएगा। अब अगले क्रम में तीसरा जो है, तीसरा इसमें से ध्यान दीजिएगा, तीसरा कह रहा है, मान लेते हैं कि समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए में कह रहा है कि एलॉय शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ए डबल एल ओ वाई। तो हमने क्या बताया है कि अक्षर को दोहराना नहीं है, ए डबल एल है तो सिंगल एल होगा, फिर ओ होगा, फिर क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा। तो ये हो गया एलॉय अक्षर के अवयवों की संख्या। अगर बी में बोले तो बी बोल रहा है किसके, लॉयल, लॉयल शब्द में। तो लॉयल में एल ओ वाई ए एल, एल ओ वाई ए एल फिर से आ गया तो एल को दोहराया नहीं जाएगा। अब इसमें देखिए ए है तो इसमें भी ए है, एल है तो एल है, ओ है, वाई है तो वाई है। इसमें अवयवों की संख्या भी समान है और अवयव भी समान है, अतः यह क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या तीसरा को बना सकते हो। अगर अगले क्रम में हम प्रश्न संख्या बात करते हैं 5 की, तो प्रश्न संख्या 5 जो है, दिखाइए कि जो एक शब्द दिया हुआ है कैटरैक्ट, क्या दिया हुआ है, कैटरैक्ट। तो अगर मैं इसको ए से मान लूं और इसके अवयवों को समुच्चय के रूप में दिखाऊं तो इसका जो समुच्चय के अवयव हो जाएंगे सी है, ए है और टी है। उसके बाद फिर आर है, आर के बाद फिर से ए है, तो ए तो हमारा आ चुका है, ए को लेंगे नहीं। फिर आर के बाद सी है, सी भी हमारा आ चुका है, इसको भी नहीं लेंगे। फिर टी है और टी भी हमारा आ चुका है, इसको भी नहीं लेंगे। और जो आपका बी है, बी क्या है आपका, बी बोल रहा है ट्रैक्ट, यानी कि टी है, आर है, ए है, सी टी है, टी है, आर है, ए है और सी है, फिर से टी है, तो टी को दोबारा नहीं लिखा जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके जितने भी अवयव हैं सभी के सभी अवयव बी में भी हैं, तो यहां हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। यहां हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। तो यहां पर जो प्रश्न संख्या 5वां था यह बोल रहा था दर्शाइए कि, यानी आपको यह दिखाना था कि दोनों समान समुच्चय हैं। तो इस तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, सिद्धम इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी कि यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जो आपकी अभ्यास प्रश्नावली, जो आपकी 1.2 थी, 1.2 के सभी सवालों को हमने एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो कैसी लगी और बताए गए सभी सवाल आपको अगर समझ में आए हों तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट्स का नाम और अपने विलेज का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन बच्चा कहां से वीडियो देख रहा है। और इन दोनों के साथ साथ ही अपना गुड नेम आप यहां पर लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।